हम अपने विश्लेषण की शुरुआत आज भारत की डूबती हुई राजधानी दिल्ली से करेंगे, जिससे अब तक 50,000 लोग प्रभावित हो चुके हैं। और दिल्ली ऐसे समय में बाढ़ के पानी में डूबी है जब भारत कल चंद्रमा पर पानी की खोज करने के लिए चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च करने वाला है। कल यानी 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर भारत का चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च होगा और यह चंद्रयान 2 का फॉलोअप मिशन है जो वर्ष 2019 में असफल हो गया था। और इस मिशन का मकसद है चंद्रमा की सतह का अध्ययन करना और वहां मौजूद रासायनिक तत्वों और पानी के कणों की खोज करना। तो चंद्रमा पर तो हम पानी के कण खोज रहे हैं और दिल्ली में पानी ही पानी है। यानी आज हम चंद्रमा की सतह पर पानी की खोज करने जा रहे हैं, लेकिन हमारे देश में बाढ़ नियंत्रण को लेकर सरकारें और नेता अब तक कुछ नहीं कर पाए हैं। नीचे अगर जमीन पर आप देखेंगे तो पूरा देश पानी में ही फंसा हुआ है, जबकि हम चंद्रमा पर पानी की खोज करने के लिए जा रहे हैं। अगर आप देश की राजधानी दिल्ली को देखेंगे तो दिल्ली में यमुना नदी के आसपास के तमाम निचले इलाके आपको बाढ़ के पानी में डूबे हुए दिखाई देंगे। आज से 15 दिन पहले दिल्ली में जो यमुना नदी सूख कर काफी सिकुड़ गई थी, अब उस यमुना नदी का जलस्तर सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। 10 जुलाई को इसने खतरे के निशान को पार किया था और तब से लेकर आज शाम 5 बजे तक यमुना नदी का जलस्तर 208.65 मीटर तक पहुंच चुका है। और इसकी वजह से दिल्ली में यमुना नदी से जो इलाके लगे हुए हैं वहां बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। जैसे ये तस्वीरें दिल्ली के उस बायोडायवर्सिटी पार्क की हैं जहां इसी साल मार्च के महीने में G20 की एक बैठक हुई थी, लेकिन अब इस पार्क का नामो निशान मिट चुका है और यहां सिर्फ बाढ़ का पानी नजर आ रहा है। और यह स्थिति सिर्फ एक इलाके तक सीमित नहीं है। दिल्ली में वजीराबाद से ओखला बैराज तक यमुना नदी की कुल लंबाई 22 किलोमीटर है और अनुमान है कि इतने इलाके में यमुना नदी के आसपास दिल्ली के 30 से 35 लाख लोग रहते हैं। और अब इन तमाम लोगों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है और इस समय पूरी दुनिया दिल्ली की इन तस्वीरों को देख रही है और यह भी देख रही है कि भारत कहने को तो इतनी बड़ी महाशक्ति बनने का दावा करता है, लेकिन भारत की अपनी राजधानी दिल्ली बरसात को बर्दाश्त नहीं कर पाई। आज से सिर्फ 58 दिन बाद यानी 9 सितंबर को दिल्ली में G20 समिट का आयोजन होने वाला है, जिसमें अमेरिका, चीन, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली आएंगे। और ये सारे नेता उस दिन दिल्ली के राजघाट पर भी जा सकते हैं, जो महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। लेकिन आज राजघाट के आसपास का पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ है। जो रिंग रोड दिल्ली को आपस में जोड़ती है, जिस कश्मीरी गेट बस अड्डे से दूसरे राज्यों की बस सेवाएं संचालित होती हैं और जिस ITO पर दिल्ली का सचिवालय है यानी दिल्ली की सरकार बैठती है, वो तमाम इलाके यमुना नदी में आई बाढ़ में डूब चुके हैं। और बाढ़ का ये पानी अब लाल किले के आसपास भी सड़कों पर भर चुका है। दिल्ली में आई इस बाढ़ के दो प्रमुख कारण हैं। पहला है दिल्ली में सामान्य से ज्यादा बारिश होना और दूसरा कारण है हथनी कुंड बैराज से छोड़ा गया लाखों क्यूसेक पानी। दिल्ली में 1 जून से 11 जुलाई के बीच 268.4 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 130% ज्यादा है। और इस भारी बारिश ने दिल्ली को बाढ़ के भंवर में फंसा दिया है। दूसरा कारण है हथनी कुंड बैराज से छोड़ा गया पानी। यह बैराज हरियाणा के यमुनानगर जिले में है, जहां से यमुना नदी का पानी उत्तराखंड से हरियाणा होते हुए दिल्ली पहुंचता है। और इन दोनों ही राज्यों में इस बार जबरदस्त बारिश हुई है। उत्तराखंड में सामान्य से 18% और हरियाणा में सामान्य से 97% ज्यादा बारिश हुई है, जिसकी वजह से हथनी कुंड बैराज का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया और इसकी वजह से इस बैराज का पानी यमुना नदी में छोड़ना पड़ा और यही पानी अब आकर दिल्ली को डुबो रहा है। सामान्य दिनों में इस बैराज से 352 क्यूसेक पानी यमुना नदी में डिस्चार्ज होता है, लेकिन अभी अलग अलग समय पर 1.5 से 3.5 लाख क्यूसेक पानी यमुना नदी में डिस्चार्ज किया गया है, जिसकी वजह से दिल्ली में यमुना नदी बहुत क्रोध में आ गई है और उसने पूरी दिल्ली को डुबो दिया है।
अब यहां नोट करने वाली बात यह है कि हथनीकुंड बैराज से एक बार में 8 लाख क्यूसेक तक पानी यमुना नदी में डिस्चार्ज हो सकता है और इस बार अभी तक इसकी पीक नहीं आई है। अभी सबसे ज्यादा एक बार में 3,59,000 क्यूसेक पानी मंगलवार को यमुना नदी में छोड़ा गया था, लेकिन अब अगर ये अपने पीक पर भी पहुंच गया तो फिर आधी से ज्यादा दिल्ली बाढ़ के पानी में डूब जाएगी और अनुमान है कि तब इससे दिल्ली के 1 करोड़ लोग प्रभावित हो सकते हैं। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री का, बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री का एक ब्लैक एंड व्हाइट इंटरव्यू दिखाएंगे जिसमें उन्होंने केदारनाथ में रील्स बनाने वाले युवाओं को सलाह देते हुए कहा है कि तीर्थ स्थलों पर वीडियोस बनाना उचित नहीं है। और इस इंटरव्यू में मैंने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से उनकी शिक्षा, उनकी हर महीने की आय और हिंदू राष्ट्र पर भी कई सवाल पूछे हैं। यह पूरा इंटरव्यू आप बहुत जल्द हमारे विशेष कार्यक्रम सीधी बात में देख पाएंगे, लेकिन आज उस इंटरव्यू के कुछ अंश हम आपको दिखा रहे हैं आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के साथ। आपके जीवन को 3 भागों में अगर बांटें, पहला भाग जब आप गुमनामी के दौर में थे, दरिद्रता। दूसरा भाग जब आंशिक रूप से सफलता आपको मिल रही थी, यानी अपने क्षेत्र में आप अच्छा कर रहे थे, बुंदेलखंड में एक धर्मगुरु के तौर पर आपकी पहचान थी। लेकिन ये जो तीसरा आपके जीवन में फेज है, ये हमें लगता है कि सबसे अभी तक अब आप यू आर शाइनिंग लाइक अ ब्राइट स्टार, मतलब आप एक तारे की तरह इस समय चमक रहे हैं। प्रारंभ से लेकर जीवन में अभी तक के लक्ष्य तक गुरु कृपा और हनुमान जी की कृपा है। इन सब का श्रेय बागेश्वर हनुमान जी और हमारे दादा गुरु जी को जाता है। यूँ कहें कि उन्होंने निमित्त मात्र हमें चुना है और वो सनातन के लिए कुछ करवाना चाहते हैं तो कर वह रहे, बोल भी वो रहे, बस करने वाले निमित्त हम दिखाई पड़ रहे हैं। तो पहले शायद हम अपने लिए मांगते थे इसलिए सीमित थे, अब पूरे विश्व के लिए और राष्ट्र सनातन हिंदुओं के लिए मांग रहे हैं, इसलिए शायद लगता है असीमित हो। पिछले 1 साल में आपको अपने अंदर भी बदलाव एक देखने को मिला है। मैंने ब्लैक एंड व्हाइट में आखिरी बार कुछ महीने पहले जब आपसे बात की थी, उस समय में और आज के समय में भी बहुत अंतर आ चुका है। आपको याद होगा आपका जो स्टेटस था उसमें भी बहुत अंतर आ चुका है। तो क्या आपको ऐसा लगता है उस समय में और अब में आपका जो सोच है, विचार है, उसका भी विस्तार हुआ है? जब आपसे प्रथम बार चर्चा हुई थी तब विवादों में घिरे थे, अब संवादों में घिरे। अब संवाद पर चर्चा होती है, पहले विवाद पर चर्चा होती थी। आपको इतना बदलाव आया है। आपको याद होगा जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी, आप हमारे साथ लाइव जुड़े हुए थे और हमने कहा था आप यू आर ए गुड स्पीकर और आप पूछ रहे थे कि इसका गुड स्पीकर का मतलब क्या है? जी तो हमारी अंग्रेजी बहुत जीरो है और हम बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, पर इतने पढ़े लिखे हैं कि अपना काम चला लेते। तो उस दिन लोगों ने क्या बताया आपको जब आप पूछ रहे थे? बाद में बताया कि आप बहुत अच्छे वक्ता हैं, ऐसा लोगों ने आपके कहने के बाद। फिर हमने पूछा तो वो सामने खड़े हुए थे जो कैमरामैन, आपके ही कैमरामैन, आपकी ही टीम से हमने पूछा था। अच्छा। एक हमारी टीम के खड़े थे सदस्य, तो हमने पूछा कि यू आर ए गुड स्पीकर का अर्थ मतलब क्या होता है? उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा वक्ता। तब भी हम कंफ्यूजन में थे, ये हमारे लिए कह गए या अपने लिए? लेकिन फिर बाद में जब हमको एक सज्जन ने समझाया तो हमारी समझ में आया। तो वो विवाद का विषय था, आज संवाद। 27 साल आपकी कुल उम्र है और 27 साल में आप हिंदुत्व के पोस्टर बॉय बन गए हैं। आप हमेशा से यही चाहते थे? बिल्कुल भी नहीं, एक सिपाही बनना चाहते हैं। आज भी हमारा सपना है। हमें कोई ब्रांड नहीं बनना है, हमें कोई पोस्टर बॉय उनको बनने की ललक होती है जिन्हें यश पाना हो, जिन्हें पॉलिटिक्स में जाना हो, या फिर जिन्हें उसके सदियों तक उस स्थान के नाम की आकांक्षा हो। हमारी ऐसी कोई निजी आकांक्षा नहीं, हमारी सिर्फ एक ही ड्रीम, एक ही लक्ष्य है, सनातन, सनातनी जागृति, सनातनी हिंदुओं में एकता। हनुमान जी को लेकर जो उसका व्यवसायीकरण हो रहा है आजकल, फिल्म वाले फिल्में बेच रहे हैं, नेता राजनीति में बेच रहे हैं, नेता उनके नाम पर वोट मांग रहे हैं, इस पर आपको कैसा लगता है? हनुमान जी के चित्र को बेच करके या चित्र को दिखा करके हम अपनी ब्रांडिंग करें तो ये मूर्खता होगी। हनुमान जी के चरित्र को जीवन में उतार करके लोगों के जीवन में चरित्र पहुंचाएं,
तो ये हमें लगता है कि बहुत ही अच्छा है। हनुमान जी को विक्रय कर रहे या नहीं कर रहे इस पर तो हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन कोई अगर हनुमान जी का नाम धोखे से भी ले रहा है तो अच्छा है, क्योंकि हनुमान जी पवन पुत्र हैं और पवन तो सबको आवश्यक है। आजकल आपने देखा होगा रील्स का ज़माना है, वीडियोस का ज़माना है। लोग केदारनाथ भी जाते हैं तो वीडियो बनाने जाते हैं, रील्स बनाने जाते हैं। और बहुत बार अब ये मुद्दा हमने भी उठाया था कि जब आप मंदिरों में जाते हैं, खासतौर पर केदारनाथ, बद्रीनाथ, तो आप आस्था की वजह से जा रहे हैं या रील्स बनाने की वजह से जा रहे हैं? इस पर आपको क्या लगता है? मंदिर, देवालय, तीर्थस्थल, धाम, गुरु स्थान प्रदर्शन का विषय नहीं है, दर्शन का विषय है। वहां चित्र मत खींचो, परमात्मा का चरित्र खींचो। और हमें यह लगता है ठीक कि करोड़ों की संपत्ति पाने की वजह, करोड़ों का अध्यात्म पाने की वजह 2 रुपया की नाचती हुई फोटो के चक्कर में व्यक्ति देवालय जाना व्यर्थ गवा देता है। चंद्रयान 2 ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र यानी साउथ पोल में 70.9 डिग्री के अक्षांश पर क्रैश लैंडिंग की थी, जबकि चंद्रयान 3 साउथ पोल में 69.36 डिग्री के अक्षांश पर लैंड कर सकता है। इस लैंडिंग से पहले चंद्रयान 3 का लैंडर और रोवर इसके प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होंगे और इस घटना के बाद सारा काम इस अंतरिक्ष यान के लैंडर और रोवर का होगा। लैंडर इस अंतरिक्ष यान का वो हिस्सा है जो चंद्रमा की सतह पर इसे लैंड करवाएगा और रोवर वो हिस्सा है जो लैंडिंग के बाद चंद्रमा की सतह पर घूमकर चंद्रमा की सतह का अध्ययन करेगा। ये एक तरीके से आप समझ लीजिए एक छोटी सी गाड़ी है और इसके लिए इस रोवर में पहले की तरह ही 6 पहिए लगाए गए हैं। जैसे मैंने आपको कहा, ये गाड़ी की जैसा होगा, एक जैसे आप समझ लीजिए कि एक रोबोट जैसा, जिसमें 6 पहिए लगे होंगे और फिर ये चंद्रमा की सतह पर घूमेगा। वर्ष 2019 के चंद्रयान 2 मिशन के दौरान भारत इसमें लगभग सफल हो गया था, लेकिन उस दौरान हम लैंडिंग में चूक गए थे। वो जो हमारा मिशन था वो ठीक से लैंड नहीं कर पाया। और ये लैंडिंग 2 तरह की होती है, एक होती है सॉफ्ट लैंडिंग और दूसरी होती है हार्ड लैंडिंग। सॉफ्ट लैंडिंग में अंतरिक्ष यान सुरक्षित चंद्रमा की सतह पर उतरकर काम करने लगता है, लेकिन हार्ड लैंडिंग में कई बार ये अक्सर क्रैश हो जाता है और पिछली बार यही हुआ था। लेकिन इस बार चंद्रयान 2 जैसी कोई गलती ना हो, इसके लिए इसरो ने चंद्रयान 3 में कई बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, यानी अपनी गलतियों से सीखा है। पिछली बार चंद्रयान 2 के प्रोपल्शन मॉड्यूल में खामी का पता चला, इसमें क्या खराबी थी उसका पता लगाया गया। यह मॉड्यूल चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर ऊपर लैंडर और रोवर से अलग होता है, लेकिन पिछली बार इसने लैंडिंग से पहले ही लैंडर की गति बढ़ा दी थी, जिसकी वजह से चंद्रयान 2 चंद्रमा की सतह पर तेजी से टकराया और क्रैश हो गया, जबकि उसे सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी। लेकिन क्योंकि गति बहुत बढ़ गई, उसकी वजह से सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई, हार्ड लैंडिंग हुई। आप ये कह सकते हैं कि एक तरीके से ये टकरा गया और उसके बाद नष्ट हो गया। लेकिन इस बार इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं ताकि ऐसा ना हो। इसके अलावा जिन पैरों पर चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर उतरेगा, उन पैरों को इस बार ज्यादा मजबूत बनाया गया है और इसके लिए इसरो की टीम ने मौजूदा लैंडर को हेलीकॉप्टर और क्रेन से गिराकर भी टेस्ट किया, ताकि यह पता लगाया जा सके कि अगर लैंडिंग के दौरान ज्यादा गति से यह लैंडर चंद्रमा की सतह पर उतरता है या टकराता है या गिर जाता है, तो वो इस दबाव को आसानी से सह पाएगा या नहीं। तो इसके लिए उन्होंने पहले इसको अलग अलग चीजों से टकराकर गिराकर टेस्ट किया। चंद्रयान 2 और इसके ऑर्बिटर के बीच संपर्क के लिए पहले इसमें एक विशेष कैमरा लगाया गया था, लेकिन अब इन कैमरों की संख्या चंद्रयान 3 में 1 से बढ़ाकर 2 कर दी है। इसी तरह सॉफ्ट लैंडिंग के लिए चंद्रयान 3 की लैंडिंग वेलोसिटी स्पीड को भी बढ़ा दिया गया है। पहले यह स्पीड 2 मीटर पर सेकंड थी, लेकिन अब यह 3 मीटर पर सेकंड होगी। लैंडिंग वेलोसिटी स्पीड का मतलब होता है किस गति से कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आता है, यानी लैंड करता है। प्राइमरी लैंडिंग में परेशानी आने पर चंद्रयान 3 को दूसरे साइट पर भी लैंड कराया जा सके और इसके लिए इस अंतरिक्ष यान की ईंधन क्षमता को भी इस बार बढ़ा दिया गया है।